मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में इस टॉपिक से हमेशा 2 से 4 सवाल के बीच में आया है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके इसी लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हम लोग का हौसला बढ़ता है। तो ये तो जरूर किया करें। और आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं मित्रों, वो है अधिगम। अधिगम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साइकोलॉजी के लिए। तो हम लोग आज अधिगम की बात करेंगे और पढ़ाने का जो तरीका बनेगा, जो वे बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ पढ़ाएंगे कि अधिगम होता क्या है। फिर अर्थ के बाद हम लोग परिभाषा की बात करेंगे। फिर हम लोग विशेषताएं की बात करेंगे। फिर सिद्धांत की बात होगी और कौन कौन सा सिद्धांत है इसकी भी बात होगी। तो मित्रों, आज के टॉपिक में हम लोग अधिगम की जो बात कर रहे हैं, अधिगम का मतलब सीखना या सिखाना, लर्निंग प्रोसेस होता है। इस दुनिया में जो जन्म लिया है मित्रों, जब से जन्म लिया है और जब तक जिंदगी चलती है, जीवन पर्यंत, आप बोल सकते हैं जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत, हर व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम की परिभाषा का सेंस बहुत आसान तरीकों में मित्रों समझिए। चलना, फिरना, खाना, कूदना, दौड़ना, गाना गाना, भागना, आना जाना, सब कुछ, जितनी भी क्रियाएं हैं, यह हमने हमेशा सीखी है। यही अधिगम है, यही सीखना है। अधिगम मतलब सीखना। सीखने की जो प्रक्रिया होती है मित्रों, आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में, जितनी भी क्रिया हम करते हैं या जितनी भी क्रिया हम करने वाले हैं, वो सभी क्रियाएं हमने सीखी है। वही अधिगम है, वही लर्निंग है, वही लर्निंग प्रोसेस है। यदि हम एक अधिगम शब्द की केवल बात करें, केवल अधिगम की बात करें केवल, कि अधिगम क्या होता है, तो इसे इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि और गम। अधि उपसर्ग है, गम का मतलब जाना है। सीखना और सिखाना, यह इसकी एक संकुचित अर्थ है। इसका मतलब छोटा अर्थ है। व्यापक अर्थ में यदि इसकी हम बात कर लें, अधिगम के व्यापक अर्थ की बात करें मित्रों, तो आप बोल सकते हैं अस्थाई ज्ञान की प्राप्ति, या ज्ञान में परिवर्तन, या सीखने में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। सीखने की जो प्रक्रिया है मित्रों, यह हमारे अस्थाई परिवर्तन से जुड़ी होती है मित्रों। अगर परिवर्तन अस्थाई है तो अधिगम कहलाएगा। यदि परिवर्तन अस्थाई नहीं है तो अधिगम नहीं कहलाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, बालक बालिकाओं में होने वाले अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। गिलफोर्ड महोदय ने कहा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। हम लोग अधिगम को कुछ समझते हैं। पहले देखिएगा अधिगम को हम लोग किस तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिगम क्या है, पहले हम लोग अधिगम पे बात करते हैं। अधिगम पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि अधिगम है क्या। अधिगम, लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है सीखना। सीखना जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है। कैसा अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है। लेकिन कैसा सीखना, मैंने पहले भी बताया, चलना, फिरना, दौड़ना, देखना, बातें करना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, यह सब क्रियाएं हमने जन्म से सीखी है। जो चीज हमने किसी को देख करके सीखी है, अनुकरण करके सीखी है, परीक्षण करके सीखी है,
वह सब अधिगम के अंतर्गत आती है। लेकिन यदि हम सीखने की बात करें तो यहां पे बात यह होती है कि बालक बालिकाओं के द्वारा बालक बालिकाओं के द्वारा बालक बालिकाओं के द्वारा बालक बालिकाओं के द्वारा अस्थायी परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। चूंकि गिलफोर्ड महोदय ने मित्रों बताया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड महोदय ने बताया व्यवहार के कारण व्यवहार में क्या हो जाता है? जब परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार में जब परिवर्तन होगा तो वही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, वही सीखना कहलाता है। किसने कहा था? गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। यहां पर मैंने आपको बताया कि सीखने का जो व्यापक अर्थ होता है, यह तो मैंने अभी शाब्दिक अर्थ में बताया था कि अधिगम मतलब होता है सीखना। बालक बालिकाओं के द्वारा अस्थायी परिवर्तन अधिगम। यहां पर अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या है, या परिवर्तन से मतलब क्या है? बालक बालिकाओं के द्वारा अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। बालक बालिकाओं के द्वारा अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यह तो एक बात हुई कि अधिगम क्या है। यहां पर सीखना एक जो है शाब्दिक अर्थ है। किसका शाब्दिक अर्थ? अधिगम का शाब्दिक अर्थ। अब देखिएगा यहां पर एक शब्द लिखा हुआ मैंने, परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन दो तरीके से होता है। यहीं पर चीजें हमको अच्छे से समझ लेना है। परिवर्तन दो तरीके से होता है। अब देखिएगा कौन कौन सा परिवर्तन होगा। एक होगा अस्थायी परिवर्तन, एक होगा अस्थायी परिवर्तन, दूसरा होगा अस्थायी परिवर्तन। मैंने कहा कि बालक बालिकाओं के द्वारा अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। लेकिन परिवर्तन दो तरीके का होता है, एक होता है अस्थायी परिवर्तन और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। समझिएगा पहले, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अस्थायी परिवर्तन किसके किसके माध्यम से होता है। तो होता है ये अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। चाहे अभ्यास अनुकरण एक ही बात है। अभ्यास के द्वारा लिख सकते हैं, अनुकरण के द्वारा लिख सकते हैं, परीक्षण के द्वारा लिख सकते हैं। परीक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा। अभ्यास, अनुकरण, परीक्षण तथा अनुभव को भी आप इसमें ले सकते हैं। अनुभव भी इसमें आ सकता है, अनुभव भी है। इनके द्वारा ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो वो परिवर्तन कैसा हो जाता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। हम लोग बात उदाहरण की करते हैं कि कैसे इसमें अस्थायी परिवर्तन हो रहा है। याद करिए वो बचपन का दिन जब आप छोटे थे, साइकिल चलाना नहीं जानते थे और साइकिल चलाने के लिए बार बार अभ्यास किया। आपने क्या किया? साइकिल चलाने के लिए अभ्यास किया। कैसा? बार बार। जब बार बार अभ्यास किया तो आपके अंदर क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। और कैसा परिवर्तन आ गया? अस्थायी परिवर्तन। आप साइकिल चलाना सीख लिए और जब साइकिल चलाना आप सीख लिए तो वो कैसा हुआ? वही अधिगम होता है। अस्थायी परिवर्तन होगा, अधिगम हो जाएगा। अधिगम का मतलब ही होता है कि अस्थायी परिवर्तन हो जाए। अस्थायी परिवर्तन नहीं हुआ, अधिगम नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको पहले परिवर्तन समझा रहा हूं कि अस्थायी परिवर्तन क्या होता है और अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो यहां पर अभ्यास के द्वारा आपने अभ्यास किया, साइकिल चलाने की कोशिश की, बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, बार बार उठे, अभ्यास हुआ। बालक में क्या हो गया? अधिगम हो गया, सीखना हो गया। और बच्चे में परिवर्तन भी हुआ। पहले बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता था, अब साइकिल चलाना सीख लिया और वो चिल्ला के बोलता, पापा
मैं साइकिल चलाना सीख लिया। क्यों बोलता है भाई? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अनुकरण से ज्ञान, अनुकरण से भी सीखने की प्राप्ति होती है या अधिगम की प्राप्ति होती है। अनुकरण के द्वारा बच्चा देख करके, सुन करके, अनुकरण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। मैंने इसीलिए लिखा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। बच्चा दूसरे का व्यवहार देखता है और अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा मित्रों। अब देखिएगा, यहां पर बात हो रही थी अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, परीक्षण के द्वारा या परीक्षण, आप यहां भी लिख सकते हैं परीक्षण की जगह पे प्रशिक्षण। क्या लिखेंगे? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के द्वारा भी व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। प्रशिक्षण के द्वारा, परीक्षण नहीं होता है, प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान में व्यवहार में परिवर्तन। हम छोटे थे जब, तो हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देते थे, यार ये काम इनसे नहीं होता है तो मैं कर लूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं पीसीएस बन जाऊंगा, बहुत सारी चीजें आप बोलते हैं कि मैं कर लूंगा। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, तैयारी करने आते हैं इलाहाबाद में, 10 साल तैयारी करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं मिलता है, जब सिलेक्शन नहीं मिलता है और देखते हैं कि कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और हम नहीं हो पाते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही कठिन काम है। कैसा है? बहुत ही कठिन काम है व्यवहार में परिवर्तन करना। तो जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो अधिगम कहलाएगा, नहीं परिवर्तन होगा तो अधिगम नहीं कहलाएगा। प्रशिक्षण के द्वारा हम मान लीजिए प्रशिक्षण करते करते, जैसे मान लीजिए आप बीएड किए, बीएड करने के बाद आप मास्टर हो गए, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आपने प्रशिक्षण किया, पढ़ाने का तरीका सीखा, आप पढ़ाने लगे, तो ये सीखना है, यही अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन होगा, अधिगम कहलाएगा। चाहे प्रशिक्षण की बात हो, चाहे अनुकरण की बात हो, चाहे अभ्यास की बात हो। अनुभव को भी देखिए, अनुभव के उदाहरण को देख लीजिए। अनुभव में क्या होता है? व्यक्ति अनुभव के द्वारा भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को हमेशा धोखा देते हैं, और जब धोखा मिल जाता है तो व्यक्ति को उसका अनुभव होता है कि मैंने उनके ऊपर विश्वास किया, वो मुझसे धोखा किए। ये क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। जब व्यवहार में परिवर्तन होगा, अधिगम होगा। आजकल का ट्रेंड है, आप देखते ही हैं, शहर के बच्चों में तुरंत किसी पे विश्वास कर लेना, किसी पे फेथ कर लेना, और जब धोखा मिलता है तो सामने पता चल जाता है, दिल टूट जाता है लोगों का कि अरे वो तो बहुत ही हमारे साथ अन्याय किए। व्यवहार बदला, व्यवहार बदलेगा तो अधिगम होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है किन किन तथ्यों के आधार पर अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? तो अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस बात को याद रखिएगा। अब एक बात यहां पे और बनेगी कि यहां पे एक पॉइंट बना हुआ है, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, इसे भी देखना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति क्या है? बीमार है। तो बीमारी के कारण पेट दर्द हो रहा है, बुखार है, कमर दर्द हो रहा है, और जब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह अधिगम नहीं कहलाता, क्योंकि वह हमेशा नहीं ऐसा व्यवहार करता है। अगर किसी को बुखार हुआ, उससे पूछा तो भाई तुमको क्या हो गया, काहे से मुंह बनाए हो? भैया बहुत ठंडी लग रही है, बीमार हूं, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है? तो क्या वो जिंदगी भर इस तरीके से बोलता है? नहीं बोलता है। इस समय बोल रहा है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। अस्थायी परिवर्तन है ये। अस्थायी परिवर्तन के कारण व्यवहार में होने, अस्थायी परिवर्तन के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम नहीं मानते। अधिगम का मतलब होगा अस्थायी परिवर्तन। मित्रों, जो यहां पे लिखी हुई है ये अस्थायी परिवर्तन है।
परिपक्वता के कारण, परिपक्वता के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते। परिपक्वता हो गया, बीमार हो गया, अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति कोई हो, कोई बीमारी हो, कोई भी ऐसा कारण जो अधिगम को परिवर्तित न करता हो हमेशा के लिए, वहां पर अधिगम नहीं होगा। पेट में दर्द हो रहा है, कोई व्यक्ति पेट पकड़ के बैठा हुआ है, उसके व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम नहीं है। सामान्य अर्थों में समझिएगा, बालक बालिकाओं के द्वारा अस्थायी, उसके व्यवहार में बालक बालिकाओं के द्वारा अस्थायी परिवर्तन या उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम का जो अस्थायी परिवर्तन होगा अनुकरण के द्वारा होगा, अभ्यास के द्वारा होगा, अनुभव के द्वारा होगा और प्रशिक्षण के द्वारा होगा। बल्कि अस्थायी परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो बीमारी के कारण हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, परिपक्वता के कारण हो जाए, थकान के कारण हो जाए। कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, वो उससे पूछा जाता भाई क्या बात है, बहुत मुंह गिरा हुआ है, तो बोलता रहे हम बहुत थके हुए हैं। लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे बोलता है? नहीं बोलता है, उसका अलग रूप अलग है और इस समय का रूप अलग है। तो अस्थायी परिवर्तन थकान भी हो सकता है, परिपक्वता भी हो सकती है, बीमार भी हो सकता है, अस्वस्थ भी हो सकता है। तो मित्रों, हमने आपको अधिगम को अच्छे से समझाने के लिए अलग तरीके से पीपीटी बनवाई है मित्रों, और इससे आपको बहुत सहूलियत होगी और यहां पे पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या? मैंने लिखाया अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया कहीं भी किसी के द्वारा किसी भी समय किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है मित्रों, वही अधिगम कहलाता है। अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और गम। अधि इसमें उपसर्ग है और गम का मतलब जाना होता है। मित्र सामने लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जीवन पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने के लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि किसी स्थान पर जाएं तभी हम सीखें, कोई मिले तभी सीखें, कोई ना मिले तो ना सीखें। ऐसी कोई बात, कोई बाउंडेशन, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी के द्वारा कुछ भी सीख सकता है, चाहे सकारात्मक तथ्य सीखे चाहे नकारात्मक, कोई रोक नहीं सकता। सीखने को अधिगम कहते हैं। अधिगम को दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अधि और दूसरा गम है। अधि का मतलब होता है उपसर्ग और गम। अधि इसमें उपसर्ग है भैया, अधि क्या है? उपसर्ग है, और गम का अर्थ होता है जाना। निसंदेह अधिगम से अभिप्राय अनुभवों तथा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। मैंने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया की बात पहले बता दी है। व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा होगा? तो व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होगा। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा तो वो अधिगम कहलाएगा। अस्थायी परिवर्तन नहीं हुआ तो अधिगम नहीं कहलाएगा। अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह तो हमारी बात हो गई अधिगम के अर्थ की। अब हम बात करेंगे किसकी? अधिगम की परिभाषा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यदि किसी महोदय की है, यदि किसी महोदय की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है तो वो ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषा से संबंधित बातें होंगी वो बहुत ही मजेदार होंगी। ध्यान दीजिएगा, और इसको भी रटने की जरूरत नहीं है मित्रों, पहले समझने की बात की जाएगी। सबसे पहली परिभाषा आप लोग यहां देखिएगा, सबसे पहली परिभाषा अनुभव तथा प्रशिक्षण। मैंने दो शब्द पहले ही डाल दिया है। गेट्स महोदय ने कहा, मैंने कहा अनुभव और प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा ही हमारे अधिगम में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनुभव तथा प्रशिक्षण, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा ही अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन तभी होगा जब अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहली परिभाषा गेट्स महोदय ने लिखा है, हम लोग इसी पर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गेट्स महोदय ने कहा, क्या कहा
अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान में, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। और मैंने कहा था कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? व्यवहार में परिवर्तन जो होगा वो अस्थाई होगा। अस्थाई का सेंस क्या है? अस्थाई का सेंस मैंने बोला था, अनुभव का मतलब एक लड़की एक लड़के को छोड़ देती है और लड़का बहुत विश्वास करता है। जब वो धोखा पाता है लड़का कि उसकी दोस्त उसको अब छोड़ दी है, धोखा दे दी है, तो उसे अनुभव होता है कि ये सब चीजें हमारे लिए बेकार है, हमें अपने लक्ष्य पर वर्क करना चाहिए, गलत चीजों पे हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। उसे अनुभव होता है। उसे क्या होता है? अनुभव होता है। व्यक्ति को यदि जीवन में कभी धोखा मिल जाए तो उससे बड़ा अनुभव कुछ होता नहीं है, और उसे सीख मिलती है। लोग उदाहरण देते हैं कि देखो सीख मिला है, गलत काम का गलत नतीजा। अनुभव का सबसे बड़ा उदाहरण है मित्रों, गेट्स महोदय की यह परिभाषा है, और गेट्स महोदय ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। अब मैंने अनुभव के आधार पर परिवर्तन कैसे होते हैं मित्रों? अस्थाई परिवर्तन होते हैं, और अस्थाई परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इस बात को याद रखना है मित्रों, यही हमारा क्या कहलाएगा? अस्थाई परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। जब व्यक्ति को अनुभव हो जाता है, जब व्यक्ति अब एहसास कर लेता है कि जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव ला सकते हैं, तो वह बात व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। आपको याद होगा कि जो एक बार धोखा खा जाता है, आपने सुना है ना कि बिल्ली का मुंह जब गर्म दूध से जल जाता है तो छाछ भी फूंक के पीने लगती है। उसे यह आभास हो जाता है, उसे अनुभव हो जाता है कि कोई भी वस्तु पीजिए तो आराम से देख के पीजिए, फटाक से मुंह डालेंगे तो जल जाएगा। तो यहां पे यह बात याद रखिएगा। चले आगे। अब देखिएगा, पहली परिभाषा आप लोगों ने देखी थी अनुभव और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से भी अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रशिक्षण से भी अस्थायी ज्ञान की क्या होती है मित्रों? प्राप्ति होती है। अगर कोई बच्चा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा। मास्टर आज पहला दिन यदि क से कबूतर बनाना सिखाएगा तो हमें नहीं आएगा, लेकिन यही क्रिया यदि हम 10 बार कर लें, 10 बार कर लें और इसका प्रशिक्षण ले लें अच्छे से, व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो गेट्स महोदय की परिभाषा है, गेट्स महोदय की परिभाषा है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। और मैंने आपको यहां पर नहीं, लेकिन इसके पहले वाली स्लाइड में भी आपको समझाया है कि अस्थायी परिवर्तन किसके किसके द्वारा होगा? तो अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा होगा। तो यह परिभाषा आपको ऐसे याद रखनी है गेट्स महोदय की कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा मित्रों? अधिगम कहलाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। 2 शब्द को याद रखना है, अनुभव तथा प्रशिक्षण। गार्डेनर ने कहा प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाता है। प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाता, मित्रों ध्यान देना है, प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाता। दूसरा, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान, नवीन व्यवहार, नवीन ज्ञान होगा तो नवीन व्यवहार होगा। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी व्यवहार में परिवर्तन होगा, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी व्यवहार में परिवर्तन। वुडवर्थ महोदय ने कहा नवीन ज्ञान और नवीन व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन ही, इसमें 2-3 शब्द और जोड़ सकते हैं। आदत ज्ञान रुचि, लिख लिया भैया रुचि। आदत ज्ञान रुचि,
आदत ज्ञान रुचि अभिरुचि को भी लिख लीजिए। आदत ज्ञान रुचि अभिरुचि अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। समझिएगा, आदत अच्छी होगी, व्यवहार में प्रदर्शित हो जाएगा, अधिगम है। आदत बुरी होगी, व्यवहार में प्रदर्शित होगा, अधिगम है। आदत अच्छी होगी, जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे, मम्मी पापा मना करते हैं, बेटा बगल वाले के घर मत जाना, क्योंकि उनके घर लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, गलत व्यवहार करते हैं और आप गलत व्यवहार सीख लेंगे, तो मना किया जाता है। आदत ज्ञान अवृत्ति, आदत ज्ञान रुचि अभिरुचि अभिक्षमता क्या प्रदर्शित करता है? व्यवहार प्रदर्शित करता है। और जब हम अच्छी आदत रखेंगे तो अच्छा व्यवहार करेंगे, और व्यवहार प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा? अधिगम होगा। ज्ञान हमें होगा तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जब व्यवहार में परिवर्तन होगा अधिगम कहलाएगा। रुचि, अगर हमारी किताब पढ़ने में रुचि है तो व्यवहार अच्छा है तो अच्छा करेंगे, गलत आदत की रुचि है तो गलत चीजें पढ़ेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जिन चीजों से हो जाए वही क्या होता है? अधिगम होता है। अब रुचि और अभिरुचि, रुचि व्यक्तित्व का एक भाग है, बल्कि अभिरुचि ही व्यक्तित्व है, ऐसे बोल सकते हैं। अभिक्षमता, अभिवृत्ति, यहां पे लिखा हुआ है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया। यदि हमारी नजरिया, हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा तो हम अच्छा व्यवहार दिखाएंगे। तो ये भी परिभाषा क्रो एंड क्रो की सी-टेट में पूछी गई है मित्रों, इसको भी याद रखिएगा। आदत ज्ञान अवृत्ति, आदत ज्ञान रुचि अभिरुचि अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो का है। वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना किसको प्रदर्शित करता है? विकास को करता है। एक नवजात शिशु धीरे धीरे अपने अंदर विकास करता है, और विकास की प्रक्रिया अदृश्य होती है, वही अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, गिलफोर्ड महोदय का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये तो इस पे बात हो चुकी है पहले भी। यहां पर देखिए, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की, जितना हम सामंजस्य बढ़ाएंगे व्यवहार उतना ही प्रदर्शित होगा, उतना ही परिवर्तित होगा। यही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है, स्किनर महोदय ने कहा है। मित्रों ये बात याद रखिएगा। हिलगार्ड महोदय की परिभाषा है, बहुत ही जबरदस्त परिभाषा। पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। हिलगार्ड महोदय ने कहा है कि पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन क्या हो जाता है? जितना अनुभव पुराना होगा, अनुभव जितना पुराना, मैंने बोला था अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, वही अधिगम कहलाता है। तो जहां लग जाए अनुभव, जहां लग जाए अभ्यास, जहां लिख जाए प्रशिक्षण, वहां अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति है। तो इसी को अनुभव अधिगम कहते हैं, हिलगार्ड महोदय ने कहा है। अब मित्रों हम लोग लास्ट परिभाषा की बात करते हैं। देखिएगा, किंग्सले के अनुसार अभ्यास तथा प्रशिक्षण, जहां अभ्यास दिखा, जहां प्रशिक्षण दिखा, फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में क्या हो जाए? व्यवहार करने लगे, या व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। मित्रों ये बात आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता की। तो मित्रों याद रखिएगा, विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अधिगम से क्या लाभ है, क्या हानि है, वही उसकी क्या बन जाती है? विशेषता बन जाती है। अभी आपने सुना था अधिगम क्या है? अधिगम एक विकास। अधिगम क्या है? तो अधिगम एक विकास है। मित्रों इसको याद रखिएगा, अधिगम क्या है? एक विकास है। जब किसी बालक के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर विकास होता है, इसीलिए अधिगम को एक विकास माना गया है। तो यहां पे अधिगम क्या हो गया? विकास हो गया। अधिगम समायोजन है। जितना हम अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वही अधिगम कहलाता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। जितना अनुभव होगा उतना संगठन होगा। अधिगम अनुभवों का क्या होगा? संगठन होगा। अधिगम सो उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के अधिगम की प्राप्ति नहीं होती। यदि एक बच्चे को क से कबूतर बनाना है तो बच्चे को यह उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे क सीखना है, अभी प्रेरित होना पड़ेगा। अधिगम क्रियाशील है। मैंने कहा
अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकती नहीं है। अधिगम की जो प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत। जब से व्यक्ति जन्म लेगा जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसलिए कहा गया है अधिगम क्रियाशील है। यह हमेशा एक्टिव होती है, कभी रुकती नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकती। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो प्रधानमंत्री देश के, चाहे वो टाटा अडानी अंबानी हो, किसी के लिए समय नहीं रुकता, किसी के लिए अधिगम नहीं रुकता। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अधिगम व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों है। यहां पे व्यक्तिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। यह व्यक्तिगत भी होता है, व्यक्ति कर सकता है, और सामाजिक भी कर सकता है। इंडिविजुअल भी सीखा जा सकता है और सामाजिक रूप से भी सीखा जा सकता है। अधिगम सर्वांगीण है। अधिगम क्या है? सर्वांगीण, अर्थात जीवन के सभी पक्षों में अधिगम प्रक्रिया होती है। सभी पक्ष का मतलब शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, धार्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, जितने भी पक्ष होते हैं हर पक्ष में यह प्रक्रिया होती है। इसलिए इसको कहा गया कि अधिगम सर्वांगीण, अर्थात जीवन के सभी पक्षों में प्रक्रिया होती। तो ये बात एकदम आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि ये जो विशेषताएं आपको बताई गई हैं अधिगम की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर याकम एंड सिम्पसन के द्वारा जो परिभाषा दी गई उसमें का 3 पॉइंट और है। अधिगम प्रोत्साहन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। हम जितना ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उतना ही प्रोत्साहित होते हैं। अधिगम से प्रोत्साहन मिलता है। और आपको पता है ना, स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। प्रोत्साहन से मुझे याद आ गया, स्किनर महोदय का एक सिद्धांत है। स्किनर का एक सिद्धांत है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत, मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि यहां पर जो प्रसूत का अर्थ होता है वह होता है पुरस्कार। पुरस्कार होगा, और या आप इसी को पुनर्बलन भी बोल सकते हैं, इसी को प्रोत्साहन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोत्साहन भी बोल सकते हैं। तो चाहे पुरस्कार बोल दें, चाहे पुनर्बलन बोल दें मित्रों, चाहे प्रोत्साहन बोल दें, वह क्या है? सब अधिगम है। अधिगम प्रोत्साहन की प्रक्रिया है। अब मित्रों देखिएगा यहां पर बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। कैसे? अधिगम सदैव ही उद्देश्य परक होता है। उद्देश्य परक होने का मतलब क्या है? अधिगम सदैव ही उद्देश्य परक होता है। अधिगम उद्देश्य परक होने का मतलब कि अधिगम का एक उद्देश्य होता है, सीखने का उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई नहीं सीख सकता। यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको उद्देश्य बनाना पड़ता है कि मुझे सीखना है, तभी सीख पाते हैं। इसलिए कहा गया अधिगम क्या है? उद्देश्य परक होता है। अधिगम तैयारी और अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मित्रों, अधिगम तैयारी व प्रेरणा पर निर्भर करता है। आपने तत्परता का सिद्धांत पढ़ा है थांडाइक का। चूंकि आप अधिगम पढ़ रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत में हम लोग आगे अभी इसी स्लाइड में बात कर लेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अधिगम के सिद्धांत जो हैं वह 2 भागों में विभाजित होंगे। पहला बनेगा थांडाइक का संबंधवाद, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा बनेगा स्किनर का सिद्धांत। चौथा बनेगा हल का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का समीपता का सिद्धांत, जिसमें अभी मैंने उदाहरण दिया था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब मैं दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूं, थांडाइक का संबंधवाद। थांडाइक के संबंधवाद में आप लोगों ने देखा था, थांडाइक के संबंधवाद में देखा था कि थांडाइक महोदय ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। और तत्परता के नियम को ही मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है या तैयारी का नियम कहा जाता है। चूंकि थांडाइक भी अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, इसलिए अंतिम लाइन अधिगम तैयारी व प्रेरणा पर निर्भर करती है। तो यहां पर जो अभिप्रेरणा और तैयारी है, किसी भी बच्चे को यदि कुछ सीखना है, यदि क से कबूतर सीखना है, ख से खरगोश सीखना है, तो सबसे पहले उसे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा मित्रों। यदि मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वह जीवन में कभी भी कुछ नहीं सीख सकता है।
और मैं आपको थांडाइक के सिद्धांत में पढ़ाया भी हूं एक बार कि एक घोड़े को 20 लोग उठा के तालाब के किनारे ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को 30 लोग मिलकर पानी नहीं पिला सकते मित्रों, क्योंकि घोड़ा मानसिक रूप से तैयार नहीं है। तो जब तक व्यक्ति तैयार नहीं होगा अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा और तैयारी दोनों निर्भर जरूरी है। इसीलिए कहा गया है अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा है। अगर हमको अधिगम के मार्ग पे चलना है, सीखने के मार्ग पर चलना है, तो हमें सबसे पहले अभिप्रेरित होना पड़ेगा मित्रों, अभिप्रेरित होना पड़ेगा। और यदि आप अभिप्रेरित नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। यह बात मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत की। अब देखिएगा जो अधिगम का सिद्धांत है मित्रों, यहां पे हम इसकी बात कर लेते हैं। अभी यहां पर अधिगम के सिद्धांत में हम लोग कुछ बातें ऐसी हैं कि यहां पर देखिएगा अधिगम का जो सिद्धांत है 2 भागों में विभाजित होगा। और 2 भागों में जो अधिगम के सिद्धांत विभाजित हुए हैं मित्रों, उसमें पहला भाग होगा संबंधवादी सिद्धांत। संबंधवादी सिद्धांत, इसे कौन सा सिद्धांत बोलते हैं मित्रों? संबंधवादी। और दूसरे को संज्ञानवादी सिद्धांत बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? संज्ञानवादी सिद्धांत बोलते हैं। संज्ञानवादी सिद्धांत आपको याद होगा गेस्टाल्ट महोदय का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, टालमेन का संप्रत्यय का सिद्धांत, सब में संज्ञान से संबंध है। लेविन के क्षेत्रवाद का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, रोजर्स का सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, आशुबेल का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, मिलर का अनुकरण का अधिगम सिद्धांत, ये सब संज्ञानवादी सिद्धांतों के उदाहरण हैं मित्रों। दूसरा देखिएगा संबंधवादी। संबंधवादी सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जैसे थांडाइक का। थांडाइक के संबंधवाद में देखा है आप लोगों ने कि बिल्ली का संबंध उद्दीपक से कैसे होता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था थांडाइक महोदय ने। दूसरा सिद्धांत है मित्रों पावलाव का, कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था। तीसरा है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो थांडाइक और हल महोदय के सिद्धांत पर आधारित है। थांडाइक से आर्यस लिया था और हल से पुनर्बलन लिया था। आपको यह बात याद होगी, हल का प्रबलन का सिद्धांत नीचे ही लिखा, प्रबलन को ही पुनर्बलन बोलते हैं। और गुथरी का समीपता का सिद्धांत। तो मित्रों इस बात से आप लोग परिचित हो गए होंगे कि अधिगम को कैसे पढ़ना है, और जितना अच्छे तरीके से हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश करी है। आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, शुरू से अंत तक वीडियो देखें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ संध्या। आप लोग आगे जब भी अधिगम देखना हो तो इस वीडियो को खोल के देखें, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।